हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन फैल्कन बैच। अच्छा, करंट अफेयर्स। अब ये जो करंट अफेयर्स हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स कवर करे थे। नो डाउट हर लेक्चर में कर रहे हैं करंट अफेयर्स कवर, बट बात ये है कि आप रिविजन कितना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। करंट अफेयर तो हमारा एवरी वीक चलते ही जा रहा है, बट बात वो है कि धीरे धीरे नोट्स जो है ना वो आपके पास मतलब यूं 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 बनते जा रहे हैं, और नोट्स जो बनते जा रहे हैं कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इनका जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, तो करंट अफेयर्स के अंदर बेटा फैल्कन बैच जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है, फैल्कन बैच के अंदर मैं आपका करंट अफेयर का सेशन लेती हूँ हमेशा। तो आज हम करेंगे इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस। ठीक है, कौन सा रिलेशन? इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे इंडिया और जापान के क्या रिलेशन है, हम वो देखेंगे। बहुत सारी बातें करेंगे और भी, तो एक एक करके सारी न्यूज़ को हम कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस। तो सबसे पहले अब जो न्यूज़ चल रही है हमारी बेटा, न्यूज़ आपके सामने है। आई थिंक है ही है श्योर कि लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही होता है कि न्यूज़ आप अपने आप देखते हैं, मेरा काम है उसकी डिटेल बताना आपको, ताकि जो पैसेज आएगा वहाँ से हम क्वेश्चन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। न्यूज़ की जो बेसिक रूट है, हमारा काम है उस बेसिक रूट को निकाल के लेके आना। ठीक है, तो इंडिया और इजराइल ने साइन करा एक अभी अभी बायलेटरल, फ्रेश बायलेटरल अग्रीमेंट जो है वो इन लोगों ने साइन करा। किन्होंने? इंडिया और किसने? इजराइल ने। अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जो इन लोगों ने साइन करी है, जिसकी वजह से इजराइल जो है वो बन रहा है फर्स्ट ओईसीडी कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ओईसीडी है क्या, हम आगे पढ़ेंगे ओईसीडी है क्या। तो इजराइल बन गया है इस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन करने के बाद फर्स्ट ओईसीडी कंट्री जिसने अडॉप्ट करा है इंडिया की न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल को, इसने अडॉप्ट करा है। अब ये जो ओईसीडी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये हुई इसकी फुल फॉर्म, किसकी? ओईसीडी की। तो ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन शॉर्ट हम इसको खत्म करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहली बात बेटा कि इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहने का मतलब है जहां पे पैसे की बात होएगी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन काम देखेगी। तो ओईसीडी जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल, नाम के अंदर ही आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमी के अंदर कॉपरेट करने के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए, किसकी? इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगी। तो ये है क्या? एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो मेंबर कंट्रीज आपस में मिलकर काम करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं, एनालाइज करती हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे सामने किसी भी पॉलिसी को क्रिएट करने में, और अगर हम वो पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो उससे हमें क्या प्लस पॉइंट्स हमारी इकोनॉमी के अंदर आ सकते हैं, या कौन से नेगेटिव पॉइंट हमारी इकोनॉमी के अंदर आ सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी डाउन जा सकती है। तो इस तरह के सारे चैलेंजेस से डील करती है कौन? ओईसीडी। और जो भी चैलेंज आएंगे इनके सामने उन चैलेंजेस का सल्यूशन निकालती है। ये नहीं कि चैलेंज आ गया तो चैलेंज आ गया तो पॉलिसी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज अगर आएगा सामने तो उस चैलेंज का निकालेंगे क्या? सॉल्यूशन, और देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इसकी इकोनॉमी की। ये उस बेस पे काम करेगा। किसकी बात करी है हम लोगों ने? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ओईसीडी कंट्री। अब ये जो इंडिया और इजराइल के बीच में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलेटरल मतलब दोनों के लिए म्यूचुअल कंसेंट के साथ, इंडिया और इजराइल के लिए, तो जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, इस ट्रीटी ने करा क्या है? रिप्लेस करा है इससे पहले इंडिया और इजराइल के बीच में जो बीआईटी साइन हुई थी 1996 में, उसे रिप्लेस कर दिया। इस चीज को रिप्लेस करके अब ये नई जो चीज आ गई है वो एविडेंस में आ गई है। तो पहले कब था? 1996 के अंदर उसको रिप्लेस करा गया है, और वो जो 1996 में थी पॉलिसी उसे टर्मिनेट कर दिया गया था। कब? 2017 के अंदर। अब ये जो BIA है, ये क्या है? BIA मतलब बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। एक बायलेटरल मतलब दोनों तरफ से, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो कि एक लीगल अग्रीमेंट होगा।
क्या होगा, एक लीगल अग्रीमेंट होगा। किन किन के बीच में, जो कंट्रीज भाई इसे साइन कर रही हैं। तो कितनी कंट्री साइन कर रही हैं, 2 कंट्री साइन कर रही हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्ट करा जाएगा और प्रमोट करा जाएगा इन्वेस्टमेंट को ईच अदर टेरिटरीज। मतलब अगर इसने, इस कंट्री ने इन्वेस्टमेंट करी है इस कंट्री के अंदर, तो इस कंट्री की जो पैसा है उस पैसे की प्रोटेक्शन भी करी जाएगी, प्रमोट करा जाएगा उस इन्वेस्टमेंट को। इस कंट्री ने अगर इन्वेस्ट करा है तो इसको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी और उसके राइट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, और इस कंट्री ने अगर यहाँ पे करी है इन्वेस्टमेंट तो इसे इस कंट्री की टेरिटरी के अंदर क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी और प्रोटेक्शन मिलेगी। BIT जो है ये ग्रांट करता है इन्वेस्टर के राइट, साथ साथ में इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो रेमेडीज देखें थ्रू द इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू, और होम स्टेट्स के थ्रू, या फिर स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आ गया, ये जो सारी चीज जो BIT है, ठीक, इसे कहते हैं रिकग्निशन मिली है अंडर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के अंदर। और वो भी किसका, आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट का। ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग बताया था, जहां पे वर्ड लग गया स्टैट्यूट इसका मतलब होगा लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज A किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट का जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज A है, उसके अंदर BIT जो है उसे क्या किया जाता है, उसे रिकग्निशन मिलती है। दूसरा नेक्स्ट आ गया, इंडिया की जो BIT एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुई। ओल्ड मॉडल BIT जो था वो था 1993 के अंदर, जिसे रिप्लेस करा गया था न्यू मॉडल के साथ 2015 के अंदर। और रिसेंटली जो BIT है वो साइन हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया का 2024 के अंदर, UAE के साथ 2024 के अंदर, किर्गिस्तान के साथ 2025 के अंदर क्या साइन हुआ इंडिया का, BIT। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अब जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और इजराइल का, ये टाइम के साथ साथ किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमें जो न्यूज़ है, न्यूज़ का काम है न्यूज़ आर्टिकल के अंदर, न्यूज़ का आर्टिकल के अंदर आना, एग्जामिनर का काम है वहाँ से पैसेज निकालना और आप लोगों से क्वेश्चन पुट करना, और टीचर का काम क्या है कि अगर ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है, जो तो डायरेक्ट बातें लिखी हुई हैं वो तो सबको अंडरस्टूड हैं, बट जो उसका बेसिक रूट है टीचर का काम होगा उस बेसिक रूट को आपके सामने रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वही बेसिक रूट की बात हो रही है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 2 कंट्री के बीच में, इंडिया और इसराइल के बीच में, वो कहते हैं कैसे, ऑफिशियली रिकग्नाइज इसराइल इन 1950। इंडिया ने रिकग्नाइज करा था इसराइल को ऑफिशियली 1950 के अंदर, और बोथ कंट्री ने एस्टैब्लिश करा फुल डिप्लोमेटिक टाई ओनली ऑन 29 जन 1992, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक टाइज के अंदर क्या हुआ, बायलैटरल ट्रेड जो था इंडिया और इसराइल के बीच में वो पहुंच गया 6.3 बिलियन यूनाइटेड। अब आपको पता ही है डॉलर की करेंसी वहां पे लिखी हुई है, तो सोचो कितना जबरदस्त था। और कौन सा 5 ईयर प्लान था ये, 2023 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा था ये, 5 ईयर प्लान नहीं, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर FY, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था ये, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। तो इंडिया ने मेंटेन करा है ट्रेड सरप्लस, ये हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 से पता चल रहा है। किसके साथ, इजराइल के साथ। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर इनिशिएटिव जैसे इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसका इनोवेशन फंड जो था 2023 से लेके 2027 तक, इसका एम क्या रखा हुआ है, फोस्टर अप करना जॉइंट रिसर्च को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। ये टारगेट किसने रखा हुआ है, इंडिया और इजराइल ने। किस फील्ड में रखा हुआ है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये टारगेट रखा हुआ है। नेक्स्ट, डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर क्या टाई अप है इंडिया और इजराइल का। तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, और वो भी कहां से, इजराइल से मंगवाता है। इंपोर्टर है बेटा, एक्सपोर्टर नहीं है, इंपोर्ट करता है इंडिया, और वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है ये। किसके लिए, वेपन्स का, और कहां से मंगवा रहा है, इजराइल से, और कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रॉक्सीमेट 40% ऑफ इट्स एनुअल आर्म्स एक्सपोर्ट। समझ गए, 40%, मतलब छोटी अमाउंट नहीं है ये, छोटी चीज नहीं है 40%। नेक्स्ट आ जाओ, दोनों कंट्री जो हैं वो मिलकर डेवलप कर रही हैं बराक 8 मिसाइल सिस्टम, और इंडिया कंडक्ट कर रहा है रेगुलर पोर्ट कॉल
एट हाइफा, इजराइल के अंदर, इजराइल के अंदर ही जगह है ये हाइफा। नेक्स्ट, अगर हम कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करें इन बिटवीन इंडिया और इजराइल, तो वो क्या चल रहा है? कोलैबोरेशन एक्सटेंड टू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब जो हमारा कल्चर है वो कल्चर क्या हो, एक्सटेंड हो, मतलब इंडिया का जो कल्चर है, इजराइल का जो कल्चर है, तो कहते हैं ये दोनों कंट्रीज के जो नेटिव हैं इनको पता होना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। हेल्थ और मेडिकल कॉपरेशन इसमें हुआ है फाइनल, और MOU साइन हुए हैं एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर इन बिटवीन इंडिया और इजराइल। तो ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ के ऊपर बातें हुई हैं। इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है तो इट मीन्स अच्छा रिलेशन है। इंडिया इंपोर्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, ये वेपन्स का, और कहाँ से मंगवा रहा है, इजराइल से, और जो इंडिया है वो 40% एक्सपोर्ट में उसको कवर अप भी कर रहा है, किसको, वेपन्स को कवर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो न्यूज़ है MSP फॉर कॉटन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। कॉटन के लिए जो MSP डिसाइड करा गया है, तो सबसे पहले ये तो रही हमारी न्यूज़। अब 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी वेवर थी ऑन कॉटन के ऊपर, यूनियन गवर्नमेंट ने रेज कर दिया MSP कॉटन का 2025-26 के सीजन के लिए, और एक्सपैंड करा है प्रोक्योरमेंट एफर्ट्स, जो कि सपोर्ट करेगा फार्मर को फेसिंग प्राइस प्रेशर एंड स्टेबलाइज करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बहुत जबरदस्त चीज है। मूव एड्रेस बोथ द चैलेंजेस ऑफ राइजिंग इंपोर्ट एंड द नीड टू सेफगार्ड फार्मर वेलफेयर, और जो कि 15 ईयर लो है इन डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन के अंदर, डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन के अंदर, और जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 15 ईयर, 15 साल का। समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। अब स्टेट ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया, ये क्या है? कॉटन जो कि व्हाइट गोल्ड के नाम से फेमस है, ये बना एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप मानी जाती है कॉटन। बेटा कमर्शियल क्रॉप हम उसको कह रहे हैं जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई है, समझ गए। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो कुछ क्रॉप्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, कुछ होती है डोमेस्टिक क्रॉप्स, ठीक है। तो कमर्शियल क्रॉप का पार्ट है क्या, कॉटन। कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4 ऑफ ग्लोबल आउटपुट। ग्लोबल की जो टोटल आउटपुट आ रही है कॉटन की, उसमें से अकेला इंडिया ही 1/4 ग्लोबल आउटपुट का कंट्रीब्यूट कर रहा है। नियरली 2/3 मतलब 67% ऑफ द एरिया इज रेन फेड, और जिसकी वजह से कल्टीवेशन जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। अभी भी आप देखो पंजाब के अंदर कितना बुरा हाल हुआ है ना, फ्लड आ गई, फसलें खराब हो गई। तो 110% है कि इस टाइम पे फ्लड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से करना भी है इसको। और हाईली डिपेंड करती है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। और इंडिया का 33% जो है पार्ट लैंड का वो क्या है, इरिगेटेड है। कॉटन कल्टीवेशन इंडिया के अंदर बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस टाइम से इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम से ये कॉटन जो है इसका एविडेंस हमें नजर आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका नाम कॉटन ना होकर सिंडान, इस नेम से जाना जाता था किसे, कॉटन को। तो कॉटन नहीं बोलते थे किस टाइम पीरियड पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप ये देखो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं बेटा 2025 की, और कहाँ हम ये बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि टाइम पीरियड था 2500 BC से लेकर 1750 BC, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। तो इट मीन्स 2500 BC से लेकर, BC हमेशा उल्टा चलता है, आप लोगों को अंडरस्टूड है ये चीज़। तो 2500 BC से लेकर 1750 BC ये टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी यूज़ होता था किसका, कॉटन का। अलग बात है कि वहाँ पे वर्ड कॉटन ना बोलकर इस वर्ड को नाम क्या दिया गया था, कॉटन को नाम क्या दिया गया था, सिंडन। तब से कहते हैं ये कॉटन का जो फसल है वो हमारे एविडेंस के अंदर है। बट जब कहते, अब हुआ कहते क्या, टेक्सटाइल फेम्ड वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड क्राफ्टमैनशिप, बट अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जो है उसने रिड्यूस कर दिया रॉ कॉटन सप्लायर फॉर ब्रिटिश मिल्स, ये इंडिया ने रिड्यूस कर दिया। अब जो ग्रोइंग कंडीशन है वो क्या है, कहाँ पे कॉटन उगाई जा सकती है। सबसे पहले ये कैसी क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल
क्रॉप है, मतलब प्रॉपर ट्रॉपिक्स पे पैदा नहीं होती, ठीक है। तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उनसे नीचे की जो बेल्ट है वो हमारा है सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सेंटर वाला जो पार्ट है, अर्थ का बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। इसी तरह से जैसे ये ग्लोब है ना बेटा, इस ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइन, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो मैंने क्या बोला, अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वो है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। और अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो कहने का मतलब है ये आपका हो गया इक्वेटोरियल लाइन। ऊपर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समझ गए। तो इसी तरह से आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये भी होगा। तो सेम इसी तरह से जो बीच वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिक एरिया के अंदर पैदा होती है सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, मतलब ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए इसको, हद से ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए, जो कि जिसे रिक्वायर होता है एक वार्म, सनी, फ्रॉस्ट फ्री। और मैंने बोला हद से ज़्यादा ठंड ना हो, गर्म हो लेकिन हद से ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसी कंडीशन चाहिए। और एडिक्वेट ह्यूमिडिटी चाहिए अगर कॉटन को आपने ग्रो करना है। उसके बाद अब ये ग्रो होती है एलुवियल सॉइल के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी सॉइल के अंदर कॉटन ग्रो होता है, एलुवियल सॉइल के अंदर कॉटन जो है वो ग्रो होता है। नेक्स्ट आ गया, और एलुवियल सॉइल तकरीबन मिलती कहाँ है हमें, नॉर्थ इंडिया के अंदर। उसके बाद ब्लैक क्ले सॉइल जो कि सेंट्रल इंडिया में मिलती है, वहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है कॉटन का। रेड ब्लैक मिक्स सॉइल जो कि सदर्न इंडिया के अंदर मिलती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, इस मिट्टी के अंदर इसे उगाया जाता है, किसको, कॉटन को। तो आपने करना क्या है, तीनों की तीनों लेयर को आपने याद रखना है। सबसे पहला फर्स्ट आ गया, सबसे अच्छा ज़बरदस्त सॉइल जो है इसके लिए वो है एलुवियल सॉइल। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, उसके बाद ए से एलुवियल सॉइल, फिर आ गया ब्लैक सॉइल, ब्लैक के बाद आ गया रेड ब्लैक मिक्स सॉइल, समझ गए। तो कहने का मतलब है वैसे तो जो लावा की मिट्टी होती है ना एग्जैक्ट में, जिसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, वो सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्शन देती है किसकी, कॉटन की। तो आपने याद रखनी है 3 तरह की मिट्टियां हैं जो कॉटन की प्रोडक्शन को फेवर करती हैं, कॉटन की क्रॉप को फेवर करती हैं। सबसे पहले आ गया ए से एलुवियल, बी से ब्लैक, ए बी आर, तो आर से आ गया रेड ब्लैक सॉइल, ठीक, रेड ब्लैक मिक्स सॉइल जो कि सदर्न इंडिया में मिलती है। इट कैन विथस्टैंड सम सैलिनिटी, कुछ नमकीन भी होती है ये मिट्टी। क्रॉप जो है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, वाटर लॉगिंग, मेकिंग प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो क्रूशियल हो जाती है कॉटन की फसल के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, कॉटन जो है वो एक तरह की खरीफ क्रॉप है। जितनी चीज़ें मार्क करी जा रही हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉटन जो है वो कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। 2 तरह की मेनली मानी जाती हैं जो क्रॉप्स है, हमारी रावी फसल और दूसरी है खरीफ फसल। तो कॉटन कैसी फसल है, खरीफ है। और इसको बोने का जो सीज़न है वो है अर्ली अप्रैल टू मई नॉर्थ इंडिया के अंदर, और मॉनसून सीजन के ड्यूरिंग साउथ जोन के अंदर। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ और साउथ के अंदर हो जाएगा मॉनसून में शुरुआत, इसको बीज दिया जाएगा। नॉर्थ के अंदर अप्रैल टू मई, ठीक। तो आप लर्न ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में बच्चे 9 बजे स्कूल जाते हैं, समझ गए। और पूरे कॉटन की वाइट शर्ट पहन के और ग्रे अपना स्कर्ट पहन के या ग्रे बॉटम पहन के स्कूल जाते हैं, ठीक है। वाइट शर्ट पहनी हो तो वाइट शर्ट, कॉटन की शर्ट पहनी हुई है। 9 AM उठ जाते हैं, AM का मतलब हो गया अप्रैल टू मई, और 9 का मतलब हो गया एन का मतलब हो गया नॉर्थ इंडिया, एस का मीनिंग हो गया साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में कब ग्रो करी जा रही है, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, याद रखना है। हाइब्रिड एंड बीटी कॉटन बड़ा फेमस हुआ था न्यूज़ के अंदर, बीटी कॉटन आज से 10 साल पहले। हाइब्रिड कॉटन जो कि प्रोड्यूस करा जाता है बाय क्रॉसिंग 2 पेरेंट वैरायटीज, 2 पेरेंट वैरायटीज को, मतलब बढ़िया ज़बरदस्त क्वालिटी को जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाएगी, उससे कॉटन की नेक्स्ट जो वैरायटी उनको प्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट जिनके ट्रेड थे,
अकरिंग नेचुरली थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने आपको बोला ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो तरह की पॉलिनेशन होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन सी दो पॉलिनेशन? एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन। नेक्स्ट, बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो कि रेजिस्ट करती है कॉमन पेस्ट को, स्पेशली बॉल वॉर्म्स जो हैं उनको, समझ गए? तो बॉल वॉर्म्स जो हैं उनको ये रेजिस्ट करती है। तो जबरदस्त जो वैरायटी है कॉटन की वो कौन सी है? बीटी कॉटन। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इंडिया का जो सिनेरियो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है कॉटन का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है कॉटन का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। कॉटन कंट्रीब्यूट करता है 24% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। टोटल इंडिया की आउटपुट जो है उसमें से 24% का जो आउटपुट है वो अकेला कॉटन का ही है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एग्रीज बट रैंक 36 इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में मतलब इंडिया के पास कहते ज्यादा एकड़ के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है किसको? कॉटन को। बट अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में हमारा रैंक क्या है? 36 रैंक है। सिग्निफिकेंस क्या है? कॉटन कंट्रीब्यूट करता है एक फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ 30 लाख बेल्स, 6% जिसमें से ग्लोबल शेयर 2022-23 के रिकॉर्ड के अंदर है और सस्टेन हुआ 6 मिलियन फार्मर एंड 40 to 50 मिलियन वर्कर्स इन प्रोसेसिंग एंड ट्रेड के अंदर। तो इस सिनेरियो को अगर आपने याद करना है तो आप रखें, अदरवाइज इसकी जरूरत है नहीं। वैसे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर आफ्टर एग्रीकल्चर। समझ गए? सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है बेटा, मतलब लोगों को जितने भी हमारी है ना बेचारी लेबर क्लास, तो लेबर क्लास तकरीबन इसी सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है, एग्रेरियन सेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। तो खुद सोचो, न्यूज़ के अंदर ये बात दे रखी है कि भाई सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर, किसके बाद? एग्रीकल्चर के बाद। नेक्स्ट आ गया हमारी थर्ड न्यूज़, ये है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हम इन शॉर्ट बोल रहे हैं BBNJ एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? BBNJ एग्रीमेंट। अब देखते हैं जरा क्या बोल रहा है BBNJ एग्रीमेंट। तो BBNJ एग्रीमेंट क्या बोल रहा है, न्यूज में है क्यों? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसने सेटअप करा एक 12 मेंबर का पैनल जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है एक न्यू लॉ। किस पर्सपेक्टिव में, किसके इंटरेस्ट में? ओशियन वाटर जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और वो भी कौन सा ओशियन वाटर? जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिनका आपको पता है ना, जब हम बॉर्डर एरिया पे शेयर करते हैं जो हमारा पानी, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आता है। इंटरनेशनल ओशियन वाटर की बात हो रही है, या ऐसा वाटर जो अलाइन कर रहा है विद द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट के, जैसे हाई सी ट्रीटी हो गई, तो हाई सी हो गए, हाई सी को लेकर जो ट्रीटी हुई है। तो ऐसी सारी की सारी चीजें न्यूज के अंदर चल रही हैं बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में। अब ये है क्या? तो BBJN बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ और हाई सी ट्रीटी, तो इट मींस BBNJ एग्रीमेंट को ही नाम क्या दिया दे रखा है? हाई सी ट्रीटी नाम दे रखा है, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क है। क्या है? एक लीगल फ्रेमवर्क है। और लीगल फ्रेमवर्क है किसके अंडर काम कर रहा है? UNCLOS के अंडर काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। और इसका काम क्या है? इकोलॉजिकल हेल्थ देखना, किसकी? ओशियन की। इसका काम है UNCLOS का। ऑलरेडी हमने पहले भी ये न्यूज़ रीड करी थी एक बार, सेम न्यूज़ नहीं है बट UNCLOS को लेकर एक न्यूज़ ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अडॉप्ट करी गई थी ये 2023 के अंदर, जिसका एम क्या था? पोल्यूशन को कर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसके नाम से क्लियर हो रहा है बेटा। साथ में इंश्योर करना सस्टेनेबल यूज हो, जो भी रिलेटेड हैं हमारे समंदर हो गए, हमारी वाटर बॉडीज हो गई, उनसे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं वाटर के बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, उन सब के ऊपर फोकस कर रहा है कौन? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, या फिर
कौन सी ट्रीटी? हाई सी ट्रीटी। इसका काम सारे का काम ये होगा जो न्यूज़ के अंदर है। अब हाई सी क्या है? हाई सी का मतलब है ऐसे रीजन्स बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आ रहे हैं, उसके बियॉन्ड जो पानी है, वो जो सी है उसके बियॉन्ड, वो किस में कवर होएगा? हाई सी में कवर होगा। जनरली नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सटेंड होती है अप टू 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब 370 किलोमीटर तक, फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्ट लाइन, कंट्री की कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर तक। और अगर किलोमीटर्स में पूछा तो 370 आएगा, और अगर पूछा गया नॉटिकल माइल में तो क्या है? 200 नॉटिकल माइल, नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं? EEZ। जैसे एक होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी तरह से होता है एक EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोई भी कंट्री जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इन दीज वाटर्स, किसी भी कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन इसमें नहीं चलेगा। ओनली अबाउट 1% ऑफ द हाई सी आर करेंटली प्रोटेक्टेड, सिर्फ 1% आउट ऑफ 100, सिर्फ 1%। सोचो कितना बड़ा ट्रेजेडी है हमारे लिए, हमारे लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रेजेडी है ये। सिग्निफिकेंस क्या है? हाई सी कवर करता है 64% ऑफ द ओशियन एंड 50% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आर वाइटल फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए इसका रोल है, कार्बन एब्जॉर्प्शन के लिए इसका रोल है, सोलर एनर्जी में इसका रोल है, और साथ साथ में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन में इसका रोल है। उसके बाद भी, इतना काम करने के बाद भी, ये सिर्फ और सिर्फ 1% हाई सी जो है वो करंटली प्रोटेक्टेड हैं। अब ये प्रोवाइड क्या करता है एग्रीमेंट? ऐसे रिसोर्सेज जैसे सी फूड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जेनेटिक रिसोर्सेज हो गए, मेडिसिनल कंपाउंड्स हो गए, ये सारे के सारे इसके रिसोर्सेज में कवर होगा। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमने कि हाई सी क्या है। तो आप ये देखो, 64% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन और 45% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये हमारा क्या है? हाई सीज हैं, जो इसका डेटा का सिनेरियो है। ये डेटा के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम लोग। डन? अच्छा, कंट्रीज हैव एक्सक्लूसिव राइट टू देयर EEZ। द हाई सी आर इंटरनेशनल वाटर। तो हाई सी को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इंटरनेशनल वाटर। हम ये भी नाम दे सकते हैं, किसको? हाई सी को। नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अगेन वही UNCLOS की बात आ रही है। तो UNCLOS जो है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ द सी, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे अडॉप्ट करा गया और साइन करा गया कब? 1982 के अंदर, और रिप्लेस करा गया 1958 की जिनेवा कन्वेंशन को। उसको रिप्लेस करके जो नई ट्रीटी है वो एविडेंस में कब आ रही है? 1982 के अंदर। और ये प्रोवाइड क्या करती है? लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। ये उसके लिए अपना जो एम है ये रख के चल रही है। साथ साथ में ये डिवाइड करती है ओशियन को इनटू 5 जोन्स। अब ये 5 जोन्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी जिस तरह से आपको यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन करा गया है, सेम उसी तरह से, उसी सीक्वेंस में आपको आना भी चाहिए। तो सबसे पहले हो गया इंटरनेशनल वाटर, फिर हो गया टेरिटोरियल इंटरनेशनल वाटर, फिर हो गया टेरिटोरियल सी, फिर हो गया कंटेजियस जोन, फिर कंटेजियस जोन के बाद आ गया आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर आपका आ गया हाई सी। अब देखा जाए तो हम कैसे कर सकते हैं इसे लर्न? IT सेक्टर से मेरे को एक डिमांड आई है कि आपको हाई सैलरी पे करी जाएगी IT सेक्टर से। तो IT, ये I लिखा है मैंने, IT से मुझे कॉल आई है, तो वो कह रहे हैं हम आपको हाई सैलरी पे करेंगे, आप ऐसे करो टीचिंग छोड़ के IT सेक्टर को ज्वाइन कर लो। समझ के? हो गया IT, I से हो गया इंटरनेशनल वाटर, टेरिटोरियल सी, इंटरनेशनल वाटर, दूसरा आ गया टेरिटोरियल सी। तो इंटरनेशनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटेजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद क्या आ गया? हाई सी। तो पांचों की पांचों डिवीजन आपको लर्न हो चुकी हैं। छोटा सा फॉर्मूला आपने करा है, IT से
मेरे को एक ऑफ़र आया कि आप मैम हमें ज्वाइन कर लो और टीचिंग करना छोड़ दो, तो सीधा सीधा आईटी को ज्वाइन कर लो, हम आपको हाई सैलरी पे करेंगे। तो आईटी से हाई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फोर्थ न्यूज़, इंडिया जापान रिलेशंस को लेकर। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया जापान रिलेशन में क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट करा था जापान का, और जापान का विजिट करने पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, रीइंफोर्स करा इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जो कि जिसका रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है, 13 अग्रीमेंट्स जो हैं इसके लिए प्लेज लिया गया। 10 ट्रिलियन येन क्या है, करेंसी है भाई, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्रॉम जापान ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ है। अब हम पढ़ते हैं इसका बेसिक क्या है। तो सबसे पहले इंडिया और जापान जो है इसका विजन क्या है, किस विजन को लेकर इस टाइम पर ये सारी चीज़ों को साइन करा गया। तो सबसे पहले जॉइंट विजन रोड मैप जो है इंडिया और जापान का, वो हम देख लेते हैं। इंडिया और जापान का नेक्स्ट डेकेड के लिए जो जॉइंट विजन है वो क्या है। सबसे पहले ये देखना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखना, क्योंकि भाई इंडिया चाह रहा है कि आज मैं जितना अर्न कर रहा हूँ आने वाले 10 सालों में मैं इससे ज़्यादा अर्न करूँ, मेरा जो आईटी सेक्टर है वो डेवलप हो। अब आप देखो ना धीरे धीरे, अभी मैं कल कुछ स्टूडेंट्स ने ना मेरी पिक जो थी वो अपना गूगल जेमिनी करके कुछ ऐसा है, और उसमें उठा के उन्होंने मॉडिफाई कर करके मेरे को भेजी। तो मैं हैरान, मैंने ये क्या किया तुम लोगों ने, एआई को यूज़ करा। मैम हाँ, एआई को तो यूज़ करा हमने ये चीज़ यूज़ करी। तो सोचो आज से 1 साल पहले क्या ये एविडेंस में था। जिबली बड़ा फेमस हुआ था, है ना, जिबली आपको पता होगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो जिबली बड़ा फेमस हुआ, जिबली स्टूडियो। अब इसी तरह से जेमिनी स्टूडियो ये भी आ गया है। तो कहने का मतलब है इनके ऊपर भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो अगर मैं 1 ईयर पीछे मुड़ के देखूं तो क्या ये एविडेंस में थे? बिल्कुल नहीं थे। अगर एविडेंस में नहीं थे तो इट मीन्स आने वाले टाइम में जो चीज़ें आएंगी वो आज एविडेंस में नहीं है, बट आने वाले टाइम में अगर वो एविडेंस में आ रही हैं तो इट मीन्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही गई। बट अगर वो चीज़ें आपकी एविडेंस में आ रही हैं तो इट मीन्स इंडिया क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। आज की डेट, अब AI की बात कर लें, आज से 1.5 साल पहले चले जाओ, 1 से 1.5 साल पहले, तो क्या AI का इतना मतलब यूज़ हो रहा था? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कहाँ इतना यूज़ हो रहा था। चैट जीपीटी आया, एकदम से लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। चैट जीपीटी से ये करो ये करो ये करो, कंटेंट क्रिएट करो, आप रील्स के लिए कंटेंट वो कर दो, ऐसे जो है आपका वो कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। और तो और एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ रखा है उसका आंसर भी चैट जीपीटी आपको बता रहा है। तो इट मीन्स ये सारे का सारा क्या है, AI है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो इनकम तो होनी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करा गया, इंडिया और जापान के रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले। तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, JIG। ठीक है जी, मोदी जी ने वहां पे जाके जी करके सबसे बात करी है, ऐसे हाथ बंद करके, जी आपको क्या चाहिए और आप मेरे से और क्या चाहते हैं, हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप मेरे को बताइए जी। तो जी करके, जे से जापान, आई से इंडिया। तो सबसे पहले बात हुई किसके ऊपर कि भाई हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाहिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ साथ हमें चाहिए सिक्योरिटी, हमें चाहिए मोबिलिटी, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी अच्छा, हमें चाहिए लोगों की हेल्थ अच्छी, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। अब ध्यान से देखना है, तो मोदी जी ने वहाँ पे जाके कि क्या करा, जी करके सबसे बात करी। अब जब सबसे बात जी करके करी तो मोदी जी ने क्या बोला लोगों को कि यार ऐसे करो, मैसअप मत करो, मैसअप मत करो। अलग बात है कि मैस के स्पेलिंग कुछ और हैं, बट मैंने क्या कर दिया, MES। M से हो गया मोबिलिटी, E से हो गया इकोनॉमिक पार्टनरशिप, S से हो गया सिक्योरिटी। कि आप एक एक करके बात करो, सब कुछ मैसअप मत करो, एक एक करके बात करो। जी मैं आप सब लोगों की बात सुनूंगा, सारी चीज़ों को मैसअप मत करो। M से मोबिलिटी, E से इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और S से क्या आ गया, सिक्योरिटी। आप मैसअप मत करो। उसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं मोदी जी मैसअप नहीं कर रहे हैं,
आपको लग रहा है, आगे से मोदी जी ने बोला नहीं देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और अगर पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स किसी ना किसी को कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो रखा हो, और अगर वायरल इन्फेक्शन हो रखा होगा लोगों को तो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो हुआ क्या? हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, पीपल इकट्ठे हो रखे हैं वहां पे, और हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो पीपल आ गया एक तरफ से और दूसरा क्या आ गया? हेल्थ। तो इन सब को लेकर ये एक जॉइंट विजन रोड मैप है, किसका? इंडिया का और किसका? जापान का। नेक्स्ट आ जाओ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन के अंदर इंडिया और जापान ने साइन करा है एक जॉइंट डिक्लेरेशन सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर, जो कि एक सब्सटेंशियल अपडेट और एक्सपेंशन देगा 2008 के अग्रीमेंट को, जो ऑलरेडी इनके बीच में साइन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करा जाएगा एनएसए लेवल डायलॉग और एक्सपैंड करा जाएगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को, जैसे धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, मिलान, ये सब चीजें जो हैं ये क्या है? एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन और मिलान। तो कहते इसके लिए भी एक क्या करा जाएगा? इंस्टीट्यूशनलाइज एनएसए लेवल डायलॉग जो है, और ये सेटअप किया जाएगा और इसको एक्सपैंड करा जाएगा, इस चीज को, इस एक्सरसाइज को एक्सपैंड करा जाएगा। नेक्स्ट आ गया, कॉपरेशन करा जाएगा रोबोटिक्स सेक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर, शिप बिल्डिंग, स्पेस अवेयरनेस, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के अंदर क्या करा जाएगा? कॉपरेशन करा जाएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ये देखनी है। तो प्रोग्रेस कहते जारी है किसके ऊपर? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट जेन शिंकानसेन बोथ कंट्रीज के अंदर, और वो भी कब तक का विजन? जॉइंट विजन रखा है इन्होंने 2030 तक का, मतलब इंडिया के साथ साथ कहाँ? जापान के अंदर। नेक्स्ट, सूटेड फॉर, जो कि सूटेड है किसके लिए? सिज्मिक जोन्स के लिए। सिज्मिक, जहां पे वर्ड सिज्मिक आ गया बेटा वो बात करेगा किसकी? अर्थ क्वेक की। किसकी बात करेगा? अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक पता ही है ना आपको, है ना? तो अर्थक्वेक, जहां पे अर्थक्वेक आएगा वहां पे आएंगी वेव्स, कौन सी? सिज्मिक वेव्स। और उस जोन को हम कौन सा जोन बोलेंगे? सिज्मिक जोन बोलेंगे। तो कहते हैं वहां पे ये जो हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं ये वहां पे भी हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट जेन मोबिलिटी पार्टनरशिप अक्रॉस ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी ये फोकस करेंगे। जापान कंटिन्यूड सपोर्ट थ्रू प्रोजेक्ट लाइक, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर इसने हेल्प करा, इन्वेस्टमेंट करी थी अपनी। विजन फॉर 7000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल बाय 2047, इसे लगाएं आप डबल स्टार। तो जो विजन है कितना? 7000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल, और ये कब तक का? 2047 का। किसका? इंडिया और इजराइल का, या इंडिया और जापान का? आंसर इंडिया और जापान का जो हुआ है एग्रीमेंट, उसके बीच में इसे टारगेट करा गया है। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट कॉपरेशन, इस चीज को लेकर क्या बोला गया? ऑपरेशनलाइज्ड जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर पेरिस एग्रीमेंट, इसे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर रखा गया ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट कॉपरेशन को। नेक्स्ट आ गया, डिक्लेरेशन साइन करा गया क्लीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया लॉन्च्ड सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव। तो आपने देखा भी होगा कि अमोनिया जो है वो भी एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। तो अमोनिया अगर एज अ फ्यूल यूज हो रहा है तो इट मीन्स वो पॉल्यूशन कम कर रहा है, भाई उसका पॉल्यूशन नहीं है, समझ गए? इसलिए उसको एज अ फ्यूल यूज करा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया और जापान का सिविलाइजेशनल लिंक जो है थ्रू बुद्धिज्म बिल्डअप हुआ था। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बार उसको गो थ्रू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने डोनेट करा था एक एलिफेंट, किसको? जापान को। कब? 1949 के अंदर। जो किस चीज का सिंबल है एलिफेंट? बिगिनिंग ऑफ अ रिन्यूड रिलेशनशिप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आपको बताई गई थी, सेकेंड भी आपको बताई गई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुई थी आपकी 1914 से लेकर 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक एलिफेंट दिया था, डोनेट करा था किसको, जापान को, और साथ में ये बोला कि ये जो एलिफेंट है ये सिंबल है किसका, एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत का और अच्छा रिलेशनशिप को रिन्यू करने का सिंबल है। इंडिया ने एस्टैब्लिशमेंट करी थी डिप्लोमेटिक रिलेशन की जापान के साथ कब, 1952 के अंदर साइन करके एक पीस ट्रीटी। 26 नवंबर 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो आपका इफेक्ट में आया, इन्फोर्स कर दिया गया। 1950 के बाद 51-52 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए और उन्हीं इलेक्शंस के बाद जैसे गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट हमारी बैठती है, वो फर्स्ट गवर्नमेंट 1952 के अंदर जापान के साथ साइन करती है एक ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? पीस ट्रीटी, शांति का समझौता, शांति समझौता, शांति वार्ता। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या था? रिलेशनशिप जो एलिवेट हुआ ओवर द टाइम, साइन करके ग्लोबल पार्टनरशिप को, जो कि 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर जिसे साइन करा गया था स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। उसके बाद 2006 के अंदर साइन करा, फिर 2014 के अंदर साइन करा, और ये करते करते आज की डेट में हम पहुंच गए हैं कौन से विजन पे, 2025 पे। तो सबसे पहले 1952 के अंदर, फिर 2000 के अंदर, 2006 के अंदर, 2014 के अंदर, फिर 2025 के अंदर। इंडिया जापान का विजन 2025 जो कि अनाउंस हुआ 2015 के अंदर आउटलाइन करता है एक फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन। कॉपरेट करेंगे भाई एक दूसरे की इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हो, लोगों को इकट्ठा करने की सर्विसेज हो, सिक्योरिटी की बात हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर कॉपरेट करा जाएगा। डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर इंडिया जापान डिफेंस टाई जो है इसमें स्ट्रेंथन अप करा गया सिंस 2015 के अंदर एग्रीमेंट, जो डिफेंस के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के ऊपर जो थे, और सिक्योरिटी जो क्लासीफाई करी थी, क्लासीफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन थी, तो कहते उन सब को लेकर एक टोटल छोटा सा एग्रीमेंट जो बनाया गया था वो 2015 से लेकर टिल डेट तक वो चल ही रहा है, तो 2025 तक वो चल ही रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एक्ट, अगली बात आ गई। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए सबसे पहले इंडिया और इजराइल रिलेशन, जहाँ पे हमने वेपन की बात करी। इंडिया इजराइल रिलेशन के साथ साथ हमने ये बात करी कि भाई और किन किन चीज़ों को लेकर अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और इजराइल के बीच में। इंडिया इजराइल करने के बाद, रिलेशनशिप करने के बाद हम लोगों ने आगे ट्रीटीज़ की बात करी। ट्रीटीज़ के साथ साथ हमने इंडिया जापान रिलेशन जो है उसकी बात करी। हमने बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के ऊपर बात करी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं बेटा, ध्यान से करनी है। ये आपका लॉ के पर्सपेक्टिव में है, प्रमोशन और रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का। अब ये न्यूज़ में जो गेमिंग एक्ट है वो क्यों है? एक्ट जो पास करा पार्लियामेंट ने, जो एनकरेज कर रहा है ई सपोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स को सपोर्ट कर रहा है और प्रोहिबिट कर रहा है हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज को। याद रखना है, मनी गेमिंग सर्विसेज को ये क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। और साथ में उनकी एडवर्टीजमेंट जो है उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड हैं उनसे, किनसे? जो ऑनलाइन मनी गेमिंग हैं उनसे रिलेटेड। एक्ट जो था ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट के अंदर एज अ फाइनेंशियल बिल। अब आपको पता है फाइनेंशियल बिल आर्टिकल कौन सा है, तो आप सब लोगों ने जो भी वीडियो देखेंगे, पूरे का पूरा जिन्होंने वीडियो देखनी है वो साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल बिल है उसका आर्टिकल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, चलो पल भर के लिए ज़रा हम पानी पी लें, 2 घूंट जिंदगी के। इतने में आप इस स्लाइड को रीड करो। स्लाइड देखे अब पता चल रहा है कि अरे प्रभात क्या ही काम दे रही है स्टूडेंट को। ऑलरेडी ये तो चीज़ लिखी हुई है नीचे। चलो कोई बात नहीं, अब होमवर्क तो देना ही है। तो आप फाइनेंशियल बिल नाम बताकर आप मेरे को बताएंगे मनी बिल किस आर्टिकल में, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में फॉल करता है मनी बिल। आपको मनी बिल बताना है, फाइनेंशियल बिल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहते ये जो बेटा एक्ट था ना, ये एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ फाइनेंशियल बिल।
ठीक है, फाइनेंशियल बिल बन के इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया पार्लियामेंट के अंदर। किन आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर, आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर, विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ। नेक्स्ट आ जाओ, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। अब यही जो चीज़ हमारी चल रही है, कौन सा, जिसकी हम बिल की एक्ट की बात कर रहे हैं कि जिसे रिप्रेजेंट करा गया अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो एक्ट है ये क्रिएट कर रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो कि रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को, साथ साथ में फॉस्टर अप करेगा रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एनवायरनमेंट को सिटीजन्स के लिए। बैन करा गया है ऑनलाइन मनी गेम्स के ऊपर। अब ये ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं इसमें बैन क्या क्या चीज़ें करी गई हैं, ये जो एक्ट बनाया गया है ये कम्प्लीटली प्रोहिबिट, पूरी तरह से प्रोहिबिट कर रहा है कि आप ना तो ऑफर कर सकते हैं, ना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ना ही किसी तरह की कोई भी फैसिलिटेशन दे सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर रियल मनी गेम्स। ये नहीं हो सकता, ये सब को प्रोहिबिट कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बार करा गया है इन्हें प्रोसेसिंग पेमेंट फॉर सच प्लेटफॉर्म, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए आप मनी ट्रांजैक्शन नहीं प्रोसेस कर सकते, इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। किनके ऊपर? बैंक्स के ऊपर। अथॉरिटीज एम्पावर करी गई हैं अंडर द आईटी एक्ट 2000 कि ब्लॉक करा जाए अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स को, जिन प्लेटफॉर्म से लोगों को नुकसान हो रहा है, भारी भरकम नुकसान हो रहा है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा है। अब इस एक्ट के प्रोविजंस हैं क्या क्या? तो ऑनलाइन गेम जो है सबसे पहले इन्हें बेटा क्लासीफाई करा गया है कुछ अलग अलग पार्ट के अंदर। सबसे पहले है ई सपोर्ट्स। कौन सी सपोर्ट्स? ई सपोर्ट्स। अब ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट हमारी है जो रिकग्नाइज करी जाती है एज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट। लेजिटिमेट स्पॉट, लेजिटिमेट स्पॉट का मतलब कि ई स्पॉट क्या हो गया? ई स्पॉट ऐसी स्पॉट आएंगी, इसमें ऐसी स्पॉट्स आएंगी, ऐसी खेलें आएंगी इसके अंदर जिन्हें लॉफुल मैनर में रखा गया है, जायज़ सपोर्ट माना गया है। जायज़ स्पॉट माना गया तो जायज़ सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जो जायज़ खेले हैं, नाजायज़ खेलने की बात नहीं हो रही। लेजिटिमेट मतलब जो जायज़ हो चीज़, ठीक है। तो लेजिटिमेट सपोर्ट माना गया। कॉम्पिटिटिव डिजिटल सपोर्ट स्पोर्ट्स प्लेड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट्स रिक्वायरिंग स्किल्स, जिसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, ऑर्गेनाइज करे जाएंगे टूर्नामेंट, उनके थ्रू ये खेली जाएंगी। कौन सी स्पोर्ट्स? ई स्पोर्ट्स को, उन्हीं के थ्रू टूर्नामेंट वगैरह लगेंगे, उसके अंदर उनको खेला जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स, अब ये क्या है? ये स्किल बेस्ड गेम्स हैं जो कि डिज़ाइन करी गई हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव में या सोशल इंटरेक्शन के लिए, जैसे वर्डल, ठीक है। तो ये तो खेलते भी हैं बच्चे। ऑनलाइन मनी गेम्स कौन कौन सी हैं? ऐसी गेम्स जो इन्वॉल्व कर रही हों फाइनेंशियल स्टेक कि इतना पैसा लगाओ, ठीक है, वेदर बेस्ड ऑन चांस, चाहे चांस के ऊपर, चाहे स्किल के ऊपर, या फिर चांस और स्किल दोनों के ऊपर। ये सारी गेम्स ऑनलाइन मनी गेम्स में कंसिडर होंगी। प्लेयर्स जो हैं वो पे करते हैं फ़ी और डिपॉजिट करते हैं मनी, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा या कुछ इसके अलावा कुछ और हमें गेन होगा। वो इस पर्सपेक्टिव में पैसा लगाते हैं उस गेम के ऊपर। जैसे एग्जांपल ड्रीम 11 कितनी फेमस हो रखी थी, पॉकर कितनी फेमस थी, रमी कितनी फेमस थी, झटका है बड़ा जबरदस्त। ये सबको किसमें कंसिडर करा गया है? ऑनलाइन मनी गेमिंग में कंसिडर करा गया है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होएगी? अक्रॉस इंडिया, और साथ साथ में इंक्लूड करा जाएगा इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज को, जो कि ऑफर कर रहे हैं विद इन इंडिया करी जा रही हैं ऑफर, और ऑपरेट होती हैं फ्रॉम आउटसाइड बट असेसिबल इन इंडिया। ऑपरेट करी जाती हैं आउटसाइड द इंडिया बट इंडिया के अंदर भी असेसिबल हैं। तो ये सब की सब इस एक्ट के अंदर कवर अप हो जाएंगी। अब ये जो एक्ट है वो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, प्रमोशन करी जाएगी किसकी? पॉजिटिव गेमिंग की। ई सपोर्ट्स जो हैं, ई सपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट टू फ्रेम गाइडलाइंस
स्टैब्लिश करेगा ट्रेनिंग एकेडमिक्स को और साथ में रिसर्च सेंटर्स को। तो इट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन की क्या बन के आएगा कि ई स्पोर्ट्स जो हैं, ई सपोर्ट को देखेगा कौन, तो ई स्पोर्ट्स जो हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ये देखेगा। सोशल एजुकेशनल गेम्स, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि रिकॉग्नाइज करा जाए, रजिस्टर करा जाए, प्रमोट करा जाए सेफ एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स, कुछ सीखने के लिए, कुछ रिक्रिएशन के लिए। अब जैसे कुछ ऐसी गवर्नमेंट साइट्स हैं जहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी भी बताई जा रही है और कहते कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी हो जो कि नेशनल लेवल पे रेगुलेट करे किसको, ये जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी नेशनल लेवल पे, उस चीज़ों को सिखाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी ज़रूरी है। और कैटेगराइज करा जाए, रजिस्टर करा जाए गेम्स को कि कौन सी गेम किस कैटेगरी में फॉल कर रही है और किस गेम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है या फिर नहीं। डिटरमाइन करा जाएगा अगर गेम क्वालिफाई करती है एज अ मनी गेम तो हैंडल करा जाएगा कंप्लेंट को और ग्रीवेंसेस को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे ऑथराइज करा गया है कि वो अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर्स को कि इन्वेस्टिगेट करा जाए, सर्च करा जाए, सीज करा जाए या सीजर करा जाए, अरेस्ट करा जाए ऐसे केसेस के अंदर विदाउट अ वारंट। मींस जो चीजें किससे रिलेटेड हैं, ऑनलाइन मनी गेम के साथ रिलेटेड है। तो इट मींस ये सारी की सारी चीजें जो आप रमी, ड्रीम 11, तो ये सब अब बर्तन में जाने वाली हैं। तो कहने का मतलब डिब्बा गोल होने वाला है इनका। नेक्स्ट आ जाओ, जो ऑफेंस और पेनल्टीज, मतलब जहां पे ऑनलाइन मनी गेमिंग नजर आ गई अब इसे एक ऑफेंस माना जाएगा और ऑफेंस के साथ साथ पेनल्टी जो है वो भी इम्पोज करी जाएगी। तो सबसे पहले ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम्स अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट। अगर ऑफर करा गया ऑनलाइन मनी गेम्स को, जो भी कर रहा है, जो भी कंपनी कर रही है, तो वो लायबल होगी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट के लिए, 1 करोड़ तक का फाइन। छोटा फाइन नहीं है, 1 करोड़ तक का फाइन। नेक्स्ट आ जाओ, जो एडवर्टीजमेंट होगी इससे रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग बैंड गेम्स अप टू, मतलब कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट आपने कर दी, उस गेम से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट कर दी जिस गेम को बैन करा गया है या जो गेम ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर इंक्लूड हो रही है, अगर आपने उससे रिलेटेड कोई भी कर दी एडवर्टीजमेंट तो होगा क्या, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख तक का फाइन। सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने पे, ठीक है, यहाँ पे ऑफर करने पे कि आप ये खेलो और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने पे, और जो ऑफेंस है ये ऑफेंस माना जाएगा अगर आप इन दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं, और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब है सीरियस नेचर का क्राइम, समझ गए? तो सीरियस नेचर का क्राइम माना जाएगा भाई, जिस तरह से मर्डर को माना जाता है सीरियस नेचर का, तो सीरियस नेचर का क्राइम माना जाएगा, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा। और है भी कैसा, जो भी इसमें जाएगा पकड़ा वो नॉन बेलेबल, तो ऑफेंस कैसा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है, ऑनलाइन गेम्स जैसे डिफाइन करा गया है, दोज प्लेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस और ऑपरेट करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर, इंटरनेट को यूज़ करके या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसमें एक रियल टाइम इंटरैक्शन और कंपटीशन होता है बिटवीन द प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। नहीं मैटर करता कि वो किस लोकेशन से हैं, बट क्या होएगा, उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन देखा जाएगा, एक इंटरैक्शन देखी जाएगी। तो कहते हैं ये सारे का सारा ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर कहीं ना कहीं कवर अप होगा। नो डाउट कि सारी गेम्स नहीं उसमें होंगी, वो अलग अलग क्राइटेरिया इस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, बट आपको उस अलग अलग क्राइटेरिया को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन करी गई है, सबसे पहले स्किल बेस्ड गेम्स कौन सी होती हैं, इसमें प्रायोरिटाइज करा गया है स्किल ओवर चांस एंड आर लीगल इन इंडिया। तो स्किल बेस्ड गेम जो हैं वो लीगल हैं इंडिया के अंदर, जैसे गेम 24x7, ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो कहने का मतलब ये स्किल बेस्ड गेम्स हैं। अब पीछे हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर, यहाँ पे हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर एग्जाम्पल दिया है ऑनलाइन मनी गेम्स का, ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है, बट उसमें से ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर डाला किस किस को जाएगा, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है भाई, समझ गए? तो अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले इसे क्या माना गया कि भाई ये तो स्किल बेस्ड है,
Dream11 ये तो स्किल बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाओ गेम्स ऑफ चांस, ये किसको बोला गया? कहते ऐसी गेम्स जो भी उन गेम्स को खेलकर आउटकम आएगा, आउटकम डिपेंड करता है मेनली ऑन लक रादर देन स्किल। आपकी किस्मत है जी, अगर आपकी लॉटरी निकल गई, समझ गए, स्किल नहीं है कुछ भी। एंड आर इनलीगल इन इंडिया, जैसे रॉलेट विच अट्रैक्ट प्लेयर प्राइमरीली फॉर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के लिए अट्रैक्ट किया जाता है प्लेयर्स को। उसके बाद आ जाओ मार्केट साइज क्या है अब इसका। 2023 के अंदर इंडिया जो था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट बन गया विद 568 मिलियन गेमर्स के साथ। सोचो इतने वेल नहीं है हमारी जनता। फिर कहते हैं एग्जाम क्लियर नहीं होता, भाई कहाँ से क्लियर होना है? आखिरकार मेरे को नहीं लगता कि 50+ के लोग खेलते होंगे गेम्स मोबाइल के ऊपर, क्योंकि उनको पूजा पाठ कर ली, प्रेमानंद महाराज जी को सुन लिया, मंदिर चले गए, उनको इसी से फुर्सत नहीं है। तो कहने का मतलब जो यूथ 50 से नीचे का होगा उसमें भी 30% नहीं होंगे, क्योंकि 30% को मैंने कहाँ पे रखा है कि भाई वो ऐसी कम्युनिटी होगी जो कम्युनिटी सैलराइड कम्युनिटी है, मतलब काम कर रही है, गवर्नमेंट जॉब पे है या प्राइवेट काम पे है कहीं पे, तो मतलब रातों की नींद हराम कर रहे होंगे उनमें से भी कुछ, है ना? तभी तो इतने गेमर्स बन गए, 568 मिलियन गेमर्स और 9.5 बिलियन ऐप डाउनलोड्स। कितनी? 9.5 बिलियन एप्स डाउनलोड। तो ये मार्केट साइज है ऑनलाइन गेमिंग का। तो इसलिए सरकार को लगा है कि भाई हमें इसके लिए क्या लेके आना चाहिए, एक ऐप लेके आना चाहिए और लोगों के साथ जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो फ्रॉड हो रही है उन फ्रॉड से लोगों के पैसे को सिक्योर करा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, कहते हैं रेगुलेट कैसे होती है इंडिया के अंदर, तो ये रेगुलेट होती है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और एंड रूल्स, इसके अंडर ये होगी। आईटी जो है, आईटी रूल्स 2021 ये अमेंड करे गए थे अप्रैल 2023 के अंदर, जो सेटअप करते हैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए रिक्वायर्ड है, नंबर 1। दूसरा, इंटरमीडिएटरीज जो मस्ट प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ अनलॉफुल इलीगल कंटेंट, इनका काम होगा इंटरमीडिएटरीज, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया इंटरमीडिएटरीज। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनका काम है बेटा कि सर्कुलेशन होने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। प्लेटफॉर्म जो ऑफर कर रहे हैं मनी गेम्स को वो रजिस्टर करें अपने आप को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, जो कि डिटरमाइन करेगा कि ये गेम जो है वो परमिसिबल है या फिर नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इट मीन्स फिर वो गई, समझ गए? फिर वो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर कवर हो रहे हैं, डेफिनेटली ये अगर परमिसिबल ना हुआ तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका ऑफेंस बनेगा, है ना? नेक्स्ट आ जाओ। सेक्शन 69A ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि ब्लॉक करा जाए इलीगल साइट्स को, इलीगल एप्स को। 1524 बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हुए हैं 2022, जून 2022 से लेकर 2025 के बीच में। कितने? 1524 बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। ध्यान रखना है डेटा का, डेटा इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी न्यूज का। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS की बात करें, BNS 2023 के अंदर अमेंड हुआ, तो BNS इसमें सेक्शन 111, सेक्शन 112 ये क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 111 पेनलाइज कर रहा है अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड साइबर क्राइम्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 112 पनिश कर रहा है अनऑथराइज बेटिंग एंड गैम्बलिंग को विद 1 to 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, 1 से लेकर 7 साल की सजा और उसके साथ फाइन। तो ये पनिश कर रहा है BNS का सेक्शन 112। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इसकी ये कहां तक एक्सटेंड हो रहा है? एक्सटेंड टू इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्सटेंड कर रहा है ये। ऑनलाइन मनी गेम सप्लायर्स मस्ट रजिस्टर अंडर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम मतलब SRS के अंदर आपको रजिस्टर होना जरूरी है। द DG ऑफ GST इंटेलिजेंस कैन डायरेक्ट ब्लॉकिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड नॉन कंप्लेंट प्लेटफॉर्म्स। तो कहने का मतलब है जो नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म्स हैं
इसे आप नॉन कंप्लाइंट ना लिखकर, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, आप डायरेक्ट याद रखना है आपको कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, आगे उन्होंने जो कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करा होता है, तो डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स को। डन। दोनों आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 111 सेक्शन 111 सेक्शन 112 किसका, बीएनएस का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये प्रोहिबिट कर रहा है कि मिसलीड नहीं करा जा सकता, सरोगेट करा जाएगा एडवर्टीजमेंट को। मिसलीडिंग को प्रोहिबिट करा गया, सरोगेट करा गया एडवर्टीजमेंट को। ये इन चीजों को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एविडेंस में कब आया था, 2019 के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, सीसीपीए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जिसने क्राइम करा है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग जो है उसको इनिशिएट कर सकता है। और साथ साथ में एडवाइजरीज इशूड टू रिस्ट्रिक्ट सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम एंडोर्सिंग बेटिंग प्लेटफॉर्म। अब कई बार क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करो ऐसे, क्योंकि भाई उनको प्रमोशन के लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एडवाइजरीज इशू करी गई हैं, रिस्ट्रिक्ट करा गया सेलिब्रिटीज़ को, कि रिस्ट्रिक्ट करा जाए इनको, इन्फ्लुएंसर्स को, कि वो एंडोर्स ना करें किसको, बेटिंग प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट आ गया इंडिया का रिलेशन विद मॉरिशियस। अब इंडिया का रिलेशन हमने जापान के साथ पढ़ लिया, इंडिया का रिलेशन हमने इजराइल के साथ पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का रिलेशन विद मॉरिशियस। तो अब ये तो है सारी की सारी बेटा आपकी न्यूज़। अब जो न्यूज़ है वो आपने खुद पढ़नी है, जैसे हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ते ही हैं। हम देखते हैं अब आउटकम क्या निकला इस पूरी न्यूज़ के अंदर। तो पीएम ने विजिट करा, किसके पीएम ने, मॉरिशस के पीएम ने विजिट करा इंडिया को। डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट है, इंडिया ने अनाउंस करा एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मॉरिशस के लिए, जो कि कवर कर रहा है डेवलपमेंट करी जाएगी पोर्ट लुइस की, सर्विलेंस ऑफ द जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जहां जहां पे जो साइट इन्होंने डिसाइड करी उनको सपोर्ट मिलना, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट देना, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट देना, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को सपोर्ट देना। तो ये चार को लेकर, जो चार मेजर की हैं उसको लेकर इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन जो हैं उनको और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से क्या करा जा रहा है, बिल्डअप करा जा रहा है। फर्स्ट, जन औषधि केंद्र, औषधि का मतलब होता है जहां पे मेडिसिन मिलती हैं। फर्स्ट जन औषधि केंद्र जो कि आउटसाइड इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मॉरिशस। इंडिया के अंदर तो है ही है जन औषधि केंद्र, दिल्ली के अंदर जगह जगह बने हुए हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ पे बने हुए हैं। तो कहते हैं इंडिया के बाहर पहला जन औषधि केंद्र जो है वो कहाँ एस्टैब्लिश करा जाएगा, मॉरिशस के अंदर। और एक इंडिया एक्सटेंड करेगा कॉपरेशन टू सेट अप एन आयुष सेंटर फॉर एक्सीलेंस। कौन से सेंटर, आयुष सेंटर भी ओपन अप करे जाएंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर क्या एमओयू साइन हुआ, तो एमओयू जो फेज 2 ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसमें स्ट्रेंथन अप करा जाएगा, डेवलपमेंट करी जाएगी, जो भी पार्टनरशिप के अंदर जिन जिन प्रोविजंस को लेकर पार्टनरशिप हुई है इंडिया और मॉरिशस के बीच में, उसके ऊपर फोकस करा जाएगा। इंडिया प्रोवाइड करेगा सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मॉरिशस के लिए, किसका यूज करते हुए, मिशन कर्मयोगी, जो कि एक रेफरेंस प्लेटफॉर्म होगा इसके लिए, ठीक है, इंडिया और मॉरिशस रिलेशनशिप के अंदर। एनर्जी को लेकर क्या साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ एनर्जी और पावर सेक्टर को लेकर कि कॉपरेट करा जाएगा, हेल्प करी जाएगी मॉरिशस की, एनर्जी नीड जो है वो उसको प्रोवाइड करी जाएगी, उस एनर्जी नीड को क्रिएट करने में सपोर्ट करा जाएगा इंडिया के थ्रू, जिसमें 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंक्लूड हैं। कितने, 17.5। स्पेस कॉर्पोरेशन को लेकर भी साइन हुआ एमओयू इंडिया और मॉरिशस के बीच में, स्पेस कॉर्पोरेशन को लेकर सैटेलाइट टेलीमेट्री, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर। तो मेनली देखा जाए एनर्जी हो गया, स्पेस कॉर्पोरेशन हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। तो चार मेजर की मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, चार मेजर की के ऊपर फोकस करा गया, किन के रिलेशनशिप के अंदर,
इंडिया और मॉरिशस के रिलेशनशिप के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मॉरिशस जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई आफ्टर सिंगापुर है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ओके, अच्छा, अगर क्वेश्चन में आ गया कि कॉन्सेप्ट हमने बोरो कहां से करा है, तो कहां से बोरो करा है? इस कॉन्सेप्ट को हमने बोरो करा है रशिया से। किस कॉन्सेप्ट को बेटा? रशिया से इस कॉन्सेप्ट को बोरो करा गया है। किसको? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया ने कहां से बोरो करा है? रशिया से बोरो करा है। इस चीज को ध्यान रखना है, एफडीआई। नेक्स्ट आ जाओ, टूरिज्म और एजुकेशन को लेकर। टूरिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है बिटवीन इंडिया और मॉरिशस के बीच में। वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस एंड फ्री वीजाज फॉर मॉरिशियंस। जो मॉरिशियंस हैं उनको वीजा फ्री इंडिया में वो घूमें और इंडियन जो है वो भी विदाउट वीजा मॉरिशस में घूमें। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल कोऑपरेशन। इसको लेकर क्या डिसाइड हुआ? मॉरिशस जो है वो इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन महासागर के अंदर कर रहा है रोल प्ले। इंडिया थ्रू एक्सरसाइज कौन कौन सी? आईके में ट्रेन मॉरिशियन पर्सोनल, रिफिट्स कोस्ट गार्ड वेसल्स एंड स्ट्रेंथन अप करेगी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को। तो इसको तो सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, आपने ये याद रखना है विजन महासागर और कौन सी एक्सरसाइज? आईके में। कौन सी? आईके में। नेक्स्ट आ जाओ, सिग्निफिकेंस क्या है मॉरिशस का इंडिया के लिए? क्यों इंडिया फोकस करके चल रहा है मॉरिशस के ऊपर? तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम सबसे पहले देखें। मॉरिशस की बेटा जो पोजीशन है ना वो है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर, जो कि हेल्प करता है इंडिया को सिक्योर करने में सी लेन्स को और मेंटेन करता है एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, और वो भी किसके अंडर? अंडर सागर और महासागर। उसके साथ साथ मॉरिशस एक तरह का काउंटर बैलेंस बना के रखता है चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और जो स्ट्रेंथन अप हो रहा है इंडिया का रीजनल रोल, तो इसके ऊपर भी एक काउंटर बैलेंस का काम करता है कौन? मॉरिशस। इकोनॉमिक रिलेशन के अंदर अगर हम देखें मॉरिशस की हालत, तो मॉरिशस जो है वो एक गेटवे है इंडिया के ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका के लिए, और ये एक पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का। इसलिए भी तो इंडिया पागल नहीं है, इंडिया ने बड़ी चीज़ें उसकी ऐसी पॉजिटिव देखी हैं जिन पॉजिटिव चीज़ों से इंडिया को ये लग रहा है कि यस मेरे को यहाँ से बेनिफिट होगा, आज नहीं तो कल बेनिफिट होगा ही होगा और डेफिनेटली होगा। क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़, अगर आपको ये लगता है ना कि बेटा ये पॉलिसीज़ कोई और फ्रेम करता है, नहीं, ये पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है, नो डाउट। सरकार खुद नहीं फ्रेम करती। आगे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो किस बात के लिए होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स यही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, डेवलपमेंट पार्टनर इंडिया ने प्रोवाइड करा। अब ये देखो इतना ये रख रखा है भाई, 5 डेकेड के अंदर इतना पैसा दिया है और हेल्प करा है, प्रोटेक्ट करा है मॉरिशस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को और ट्रेन्स को, इट्स पर्सोनल, ठीक है। ये तो सिर्फ मतलब ये है कि हम एक तरह से अपना रौब झाड़ रहे हैं इनके ऊपर, ये न्यूज़ में नहीं आने वाली बात है ये वाली, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने दोनों, ये जो स्लाइड है इसमें दोनों पॉइंट्स आपने खुद रीड कर लेने हैं क्योंकि सिर्फ गो थ्रू होने वाली बात है। नेक्स्ट आ जाओ, पीएम मोदी ने लॉन्च करा है ज्ञान भारतम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? ज्ञान भारतम पोर्टल। नाम से क्लियर हो रहा है ज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम पोर्टल। अब ज्ञान भारतम पोर्टल जो है किस चीज के लिए? मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन को क्या करने के लिए? बूस्टअप करने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन को बूस्टअप करने के लिए। तो पीएम मोदी ने लॉन्च करा है ज्ञान भारतम पोर्टल ताकि बूस्ट करा जाए मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है जो ज्ञान भारतम पोर्टल, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है नंबर 1 जो कि मैन्युस्क्रिप्ट की डिजिटाइजेशन के लिए बात कर रहा है। 2, साथ में ये करेगा प्रिजर्व, पब्लिक को मिलेगा इसका एक्सेस, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ज्ञान भारतम को लेकर वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से डायरेक्ट बन गए। सबसे पहले तो ये हो गया
कि जो पब्लिक है क्या उसको इसका असेस मिलेगा? यस मिलेगा। मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, मतलब जो हमारे पांडुलिपियां लिखी हुई हैं उसका असेस पब्लिक को मिलेगा। पब्लिक भी जान पाएगी, अगर पब्लिक को संस्कृत आती है, हिंदी आती है पढ़नी, तो पब्लिक जान पाएगी कि एंशिएंट टाइम पे इनके अंदर, इन चीज़ों के अंदर लिखा क्या गया था। अब इस पोर्टल का एम क्या है? क्रिएट करना एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी यूजिंग AI ड्रिवन टूल्स को, साथ में प्रमोट करना रिसर्च को, ट्रांसलेशन करना क्योंकि संस्कृत में होंगे भाई, और पब्लिकेशन करना रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स की, मतलब जो बहुत ही कम अवेलेबल हैं, और बिल्ड करना कैपेसिटी अमंग स्कॉलर्स। ठीक है जी, क्योंकि स्कॉलर्स, बहुत से स्कॉलर्स, आप अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं बहुत से स्कॉलर्स हैं जो स्कॉलर्स आए जिन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, उनकी वजह से आज की डेट में हमें पता चल रहा है कि भाई उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें प्रिवेल करती थी और कौन सी नहीं। तो ये इसका एम है, बस ये आपने पढ़ना। अब इसके अंदर ये जो इनिशिएटिव है, इंडिया का विजन विकसित भारत बाय 2047 के अंदर ही इसमें एनहांस करा जाएगा इंडिया की रिच मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज को बूस्टअप करने का, और फॉस्टर अप करा जाएगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को। किसके अंदर? ज्ञान भारतम पोर्टल की जो बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया ने करा है पार्टिसिपेट 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के अंदर, जो हुई है कहाँ? रोम के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कौन सी कोस्ट गार्डशिप समिट हुई है? 4th। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है, तो आंसर यस। कहाँ हुई है? रोम के अंदर हुई है। इंटरनेशनल समिट थी या ग्लोबल समिट थी? ग्लोबल वर्ड आएगा, इंटरनेशनल नहीं आएगा। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के अंदर, जो कि हुई कहाँ थी? रोम के अंदर। टाइम जिसका बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा, हाँ कब हुई है? 2025 के अंदर हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड शोकेस इट्स मैरीटाइम सेफ्टी कैपेबिलिटीज इसमें शो करी गई हैं, रीअफर्म करा गया है कमिटमेंट को ग्लोबल मैरीटाइम गवर्नेंस के लिए। तो बस इसमें दो ही बातें हैं, आप 4 बातें हैं। फर्स्ट 4th कोस्ट गार्ड समिट थी, सेकंड इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है तो यस, थर्ड कहाँ हुई है? रोम के अंदर हुई है, नेशनल हुई है, ग्लोबल हुई है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? ग्लोबल हुई है। नेक्स्ट आ गया, अच्छा ये अटेंडेड बाय 115 कंट्रीज, 115 कंट्रीज ने इसको अटेंड करा। समिट ने फोकस करा किसके ऊपर? मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर, अंडर द थीम गार्जियंस एट सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ गया इसका थीम, गार्डियन एट सी, ये इसका थीम आ गया। तो क्वेश्चन जरा हम इसके ऊपर देख लेते हैं। व्हाट वर द प्राइमरी डेट ऑफ द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन रोम? तो ऊपर डेट ऑलरेडी लिखी हुई थी कि ये कब हुई है, तो सितंबर 11-12 2025 के अंदर। तो सितंबर 11-12 2025 आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ गया, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, जो कि होगी कब? 2027 के अंदर। पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो कि 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहाँ होगी, कब होगी? 2027 में होगी, और होगी कहाँ? क्या ये जापान में होने जा रही है, इंडिया में होने जा रही है, इटली में होने जा रही है, या फिर चाइना में होने जा रही है? तो आंसर ये होने जा रही है इंडिया में। कौन सी है? 5th है। और कहाँ होने जा रही है? इंडिया के अंदर। कब होएगी? इस साल तो होली 4th, नेक्स्ट ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर 2027 के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच 2 नेशंस को चेयर द 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन रोम? कौन सी 2 कंट्रीज ने को चेयर करा 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को? क्या वो जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडिया और इटली है, इटली या जापान है, फ्रांस या इटली है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो आंसर हो गया इटली एंड जापान। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज अ की फोकस ऑफ द डिस्कशंस दैट टुक प्लेस एट द समिट? तो कहते हैं कि फोकस क्या करा गया इस समिट के ऊपर? इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन को लेकर, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, मैरीटाइम सेफ्टी, पॉल्यूशन रिस्पांस और सिक्योरिटी को लेकर, या फिर क्लाइमेट चेंज रिसर्च इन द आर्कटिक को लेकर? ये बेटा डी ऑप्शन इधर आ गया है, क्लाइमेट से शुरू हो रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, तो मैरीटाइम सेफ्टी ऑलरेडी हमने बात करी ली थी उसके अंदर, मैरीटाइम सेफ्टी, पॉल्यूशन रिस्पांस और सिक्योरिटी को लेकर।
नेक्स्ट आ जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज जो आर्टिकल जो है हमारा ये वो हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई करा है एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025 अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक्ट आया कब था 1986 के अंदर, जो कि स्टैब्लिश कर रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जाएगा एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस इंडिया के लिए। अब की फीचर्स क्या हैं एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स के, हमें वो देखने हैं क्योंकि पैसेज के अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेटा सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटर्स। एनवायरमेंटल ऑडिटर्स जो हैं ये सर्टिफाइड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे इस मिनिस्ट्री के थ्रू, नोटिफाइड करेगा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। ईडीए जो है, ईएडीए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीजों के लिए। सर्टिफिकेशन कौन देगा? ईएडीए देगा। रजिस्ट्रेशन कौन देगा इसके लिए? ईएडीए देगा। ओवरसाइट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? ईएडीए करेगा। मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग कौन? ईएडीए ही करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, डिसिप्लिनरी एक्शन, जहां जहां पे डिसिप्लिन को लेकर एक्शन लेने रिक्वायर्ड होंगे वहां वहां पे डिसिप्लिन को लेने के लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे वहां पे वो एक्शंस लिए जाएंगे। आपने खुद से रीड करना है कि क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी इस एक्ट की तय तक जाना जरूरी है, इसलिए रीड जरूर कर लेना कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने नोटिफाई करा है एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025 को? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्राइमरी फंक्शन क्या है एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी का? क्या डायरेक्ट करना, कंडक्ट करना ऑल एनवायरमेंटल ऑडिट्स को, या प्रूव करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को, या रजिस्टर करना, सर्टिफाई करना, ओवरसी करना इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑडिटर्स को, या फिर एलिमिनेट करना नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की? ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं इसका, ऑप्शन सी, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव? क्या है एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 का? क्या ये काम है लिमिट करना रोल ऑफ एग्जिस्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज को, या प्रोवाइड करना है फ्रेमवर्क फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट कंप्लायंस को, या इनकरेज करना सेल्फ रिपोर्टेड एनवायरमेंटल कंप्लायंस ओनली, या फिर एलिमिनेट करना है सारे के सारे एनवायरमेंटल ऑडिट्स को कंट्री के अंदर? तो बेटा प्रोवाइड करना एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो, जिसमें किसकी? एनवायरमेंटल कंप्लायंस की, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो हमारा मेन मुद्दा है आज की डेट में। आप देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड जहां भी पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, एनवायरमेंट ने ऐसी गेम चली हुई है बड़ी तगड़ी, बड़ी जबरदस्त, ठीक है। चलो, एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025 जो है इंटीग्रेट विद विच प्रोग्राम टू रिवॉर्ड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रूल्स को लेकर, ग्रीन क्रेडिट रूल्स को लेकर, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गाइडलाइंस को लेकर? तो ये है बेटा ग्रीन क्रेडिट रूल्स को लेकर। नेक्स्ट आया हमारे पास आज की लास्ट न्यूज आर्टिकल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करी ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर, जिसमें एम इनका रखा गया एड्रेस करना एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथनिंग करना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, और रीअफर्म करना कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए हैं इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हो गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ के पर्सपेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का लास्ट वाला आर्टिकल। हाउ डज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अपहोल्ड द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन है क्या। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन इज समवन whose gender identity doesn't match the gender assigned at birth। समझ गए? एट बर्थ के टाइम पे जो जेंडर आइडेंटिटी है उसके साथ मैच होती नहीं है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन इज समवन हुज, जिसका जेंडर जो जेंडर आइडेंटिटी है
वो मैच नहीं कर रही है द जेंडर, वो जेंडर के साथ जिस जेंडर को असाइन करा गया था उसके बर्थ के ऊपर। आप ये देखो, मतलब चलो मैं नहीं बोल सकती, इस प्लेटफॉर्म पे मैं बात नहीं कर सकती ये, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया हैज अराउंड 4.8 मिलियन ट्रांसजेंडर पर्सन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल विद इंटरसेक्स वेरिएशंस हैं, जिसमें जेंडर क्वीर आइडेंटिटीज हैं, सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, जैसे किन्नर हो गए, अरावणी हो गए, जोगटा हो गए, ठीक है। तो ये उनकी क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ LGBTQIA+, ये क्या है? ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये जो पूरी की पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है? इन विच L से सबसे पहले हो गया लेस्बियन, G से हो गया गे, B से हो गया बाइसेक्सुअल, T से हो गया ट्रांसजेंडर, Q से हो गया क्वीर, I से हो गया इंटरसेक्स, A से हो गया असेक्सुअल। समझ गए? ये इसकी फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार लगाओ। तो ये प्लस का मतलब क्या है फिर? यहाँ पे ये कवर करता है बाकी आइडेंटिटीज को, जैसे नॉन बाइनरी एंड पैनसेक्सुअल, रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट का, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को प्रोटेक्शन मिला है प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंदर। क्रिएट करा गया एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल स्ट्रक्चर जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है और एम्पावर कर रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। क्या क्या की प्रोविजंस है इसमें? सबसे पहला प्रोविजन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज जो कि प्रोहिबिट कर रहा है, एक्सक्लूजन कर रहा है अनफेयर ट्रीटमेंट। एजुकेशन के अंदर अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इनके साथ, एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं हो सकता, हेल्थ केयर, हाउसिंग, असेस टू पब्लिक सर्विसेज, सारी की सारी पब्लिक सर्विसेज इनको मिलेंगी, असेस मिल सकता है इनको। नेक्स्ट आ जाओ, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, रिकग्नाइज द राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, जो कि अलाउ कर रहा है इंडिविजुअल्स को कि वो ऑब्टेन करेंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये नहीं होगा, डीएम से उनको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। हेल्थ केयर असेसमेंट इनको क्या मिल रहा है? मैंडेट करा गया प्रोविजन जेंडर रीअफर्मिंग का, मेडिकल केयर का, HIV सर्विलेंस का और इंक्लूजन इन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। जितनी भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उनके अंदर इंक्लूजन हो गया किनका? ट्रांसजेंडर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या बात कर रहा है? ये स्टैब्लिश कर रहा है एक नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जो कि एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वेलफेयर पॉलिसीज एडवाइस करेगा, मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेट करेगा इंटर मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स को। बात करें हम लैंडमार्क जजमेंट की इस केस के अंदर, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस, जिसमें एक हिस्टोरिक शिफ्ट by recognizing transgender person as the third gender। तो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर किस केस में बोला गया? तो आंसर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। अफर्म करा गया जेंडर आइडेंटिटी जो है वो इंटेग्रल टू डिग्निटी है, इक्वालिटी है एंड पर्सनल ऑटोनॉमी है अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। फ्रेम्ड ट्रांसजेंडर राइट एज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, नॉट जस्ट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, ये मैटर ऑफ ह्यूमन राइट है भाई। थर्ड जेंडर का टाइटल मिल चुका है अगर उनको। कर्नाटका हाई कोर्ट का ये केस था। इस केस को आप अपने आप पढ़ेंगे और इसमें मतलब सिर्फ आपको गो थ्रू करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, इसको सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर इंडिया के अंदर कुछ चल रही है जैसे स्माइल स्कीम एंड गरिमा गृह। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिहेबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, उनके लिए है। आयुष्मान भारत TG+, ये ऑफर कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर
नीड्स को लेकर। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये क्या फैसिलिटेशन दे रहा है, असेस दे रहा है स्कीम्स की, सर्विसेज की, ग्रीवेंस रिड्रेसल कर रहा है ये। अब बात करें ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जो हैं वो इंक्लूड करेंगे अंडर द डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के, जिसमें एक स्पेसिफिक जोड़ा गया है वर्ड और वो क्या है, ट्रांसजेंडर ऑप्शन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2022 के अंदर डायरेक्ट करा प्रेजेंस को टू इंश्योर प्राइवेसी एंड डिग्निटी फॉर थर्ड जेंडर इनमेट्स, समझ गए। तो ये चीज गो थ्रू करने वाली है। ओ प्रोटेक्टेड एरियाज, बेटा फिर ये न्यूज़ हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब हम इसे क्लास को कर रहे हैं वाइंड अप। प्रोटेक्टेड एरियाज की एक न्यूज़ रह रही है, वो न्यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो रखो अपना ध्यान, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड बाय, राधे राधे।